Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are going to start our new chapter, that is elasticity of demand. So elasticity of demand को start करते हैं. सबसे पहली बात हम करेंगे कि elasticity of demand की definition को, right? So in the words of Dr. Marshall, elasticity of demand may be defined as percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price. Simply ये जो formula है ना, इसी को इन्होंने यहाँ पे explain करा हुआ है. So हम यहाँ से start कर रहे हैं. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग. सो इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये चीज. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस. इलास्टिसिटी का मतलब ही रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ठीक है. अभी किसकी रिस्पॉन्सिवनेस है? क्वांटिटी डिमांडेड की रिस्पॉन्सिवनेस क्या है प्राइस में चेंज आने के साथ. मीन्स अगर प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्स करेगी. अकॉर्डिंग टू एंटोल मुराद, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी टू रिलेटिव चेंज इन प्राइस. अब बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पर हमारा सेकंड मेन टॉपिक आता है. मेन जो टॉपिक है वो तो हमारा आगे आएगा. ये सेकंड मेन टॉपिक है कि क्या डिग्रीज है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स और वन गुड एट डिफरेंट प्राइसेस इज नॉट ऑलवेज द सेम. किसी एक गुड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर सभी गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर हमेशा सेम नहीं होती. इट मे बी मोर और लेस. ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अकॉर्डिंग टू मार्शल के अकॉर्डिंग द इलास्टिसिटी या फिर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड. जो इलास्टिसिटी है ना या फिर जो रिस्पॉन्सिवनेस है मार्केट में डिमांड की, वो ज़्यादा या फिर कम कैसी होती है. द डिमांडेड इंक्रीज एज द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस. जैसे कि डिमांड बढ़ती है मच और लिटल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस. मान लो प्राइस थोड़ा ही कम हुआ है और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है, इट मीन्स ज़्यादा इलास्टिक है. एंड डिमिनिशेस मच और लिटल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस. या फिर उल्टा होता है, अगर प्राइस में थोड़ा सा राइज आता है और डिमांड ज़्यादा गिर जाती है. ओके, सो इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिवाइडेड इनटू 5 डिग्रीज. जो हमारी कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसको हमने 5 डिग्रीज में बांधा हुआ है. पहली है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरी है परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. परफेक्टली इन इलास्टिक ई डी इज इक्वल टू 0. यूनिट इलास्टिक मतलब ई डी इज इक्वल्स टू 1. मोर देन यूनिट इलास्टिक मीन्स मोर देन 1. लेस देन मीन्स लेस देन 1. और इन इलास्टिक. सो स्टार्ट करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को करने से पहले हम आगे बढ़ते हैं. सो आगे हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द क्वांटिटी. जैसे देखो डिमांड हमारी इसमें क्या है, ऐसी की ऐसी है. फिर चाहे प्राइस ये हो, फिर चाहे प्राइस ये हो, फिर चाहे प्राइस ये हो, डिमांड हमारी यही है. A perfectly inelastic demand is one in which a change in price produces no change in the quantity. प्राइस में कोई भी चेंज आता है तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है. फिगर 2 यही शो कर रही है. डी डी ये जो है, ये जो डी है, ये कर्व क्या है, पैरेलल है ओ एक्स के पैरेलल है. इट मीन्स दैट व्हेन प्राइस इज 2, जब प्राइस 2 है तो डिमांड 4 है. व्हेन प्राइस राइजेस टू 4 और 6 डिमांड रिमेन्स 4 यूनिट्स. डिमांड तब भी 4 यूनिट ही है. दस चेंज इन प्राइस कॉजेस नो चेंज इन डिमांड. प्राइस में कोई भी चेंज आता है तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है. इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 और हम बोलेंगे ई डी इज इक्वल्स टू 0. आपको इसे हाईलाइट कर लेना है, राइट. ई डी इज इक्वल्स टू 0. हम इन डायग्राम्स को खुद बनाकर भी आपको दिखाएंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं. नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
is one in which a percentage change in price produces an equal percentage change in demand. अगर कोई परसेंटेज चेंज आता है, मान लो एक में 5% आया, एक में 15% चेंज आया प्राइस में, और डिमांड में भी 15% ही आएगा, फिर चाहे वो बड़ा हो फिर वो चाहे कम हो, बट चेंज इतना ही आएगा. हम यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं. If 5% fall in price is followed by 5% extension in demand, अगर 5% से जो हमारी प्राइस है वो गिरा है तो डिमांड हमारी 5% से बड़ी होगी. देन इट विल बी द केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय फिगर 3. फिगर 3 यहाँ पर दिखा रहा है. सो फिगर 3 में हमारा डायग्राम कैसे बना हुआ है? वो डायग्राम इज सच लाइक दैट. कैसे है? ऐसे ऐसे बना हुआ है. मान लो पहले हमारा ये पॉइंट था, ठीक है, फिर ये कम हुआ और ये उतने से बढ़ा. जितने से ये कम हुआ ना उतने से ये बढ़ा. DD demand curves represents unitary elastic demand. This type of demand curve is called rectangular hyperbola. अब इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स. एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स. ये जो रेक्टेंगल का एरिया पहले था, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व्स आर ऑलवेज इक्वल. और ये जो रेक्टेंगल का एरिया ये भी सेम होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन्हें बोलते हैं. इन द केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी. इसे हम क्या बोलते हैं? ED इज इक्वल्स टू 1 बोलते हैं हम. ये डायग्राम हम फिर से बनाएंगे, अभी से समझ रहे हैं हम. नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड. Greater than unitary elastic demand is one in which a given percentage change in price produces relatively more percentage change in demand. Greater than unitary elastic demand का मतलब है कि अगर परसेंटेज चेंज आ रही है प्राइस में, कोई भी परसेंटेज चेंज आ रही है प्राइस में, उसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो हमारी डिमांड के चेंज में ज़्यादा होगी. क्या होगी? ज़्यादा परसेंटेज चेंज आएगा. अगर 5% फॉल हुए प्राइस में तो डिमांड में एक्सटेंशन 20% से होगी. इट विल बी द एग्जाम्पल ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. जैसे ये वाली एग्जाम्पल. अब हम यूजुअली अपना कैसे बनाते हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे बनाते हैं. यहाँ पर इन्होंने ऊपर करके बनाया हो, यहाँ पर ऐसे, लाइक ऐसे नहीं है, ऐसे है ये डायग्राम. आई होप आपको नज़र आ रहा होगा. यहाँ पे बड़ा डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है. यूजुअली हम डिमांड ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी नहीं, मतलब नीचे से एक्सेस को नहीं टच करता, ये हमारी डिमांड होती है. लेकिन जब मोर देन यूनिटरी होती है तब उसके ऐसे बनता है. देखो वही रेक्टेंगल वाला केस है. पहले हमारा प्राइस इतना था, डिमांड इतनी थी. प्राइस हमारा कम हुआ, डिमांड हमारी इतनी होगी. ये एरिया कम है, एरिया बहुत ही ज़्यादा है, इससे काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 4. फिगर 4 में इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है. क्या एक्सप्लेन करा हुआ है? That DD demand curve presents greater than unitary elastic demand. It indicates that when price falls by PT, जब प्राइस PT से गिरता है, डिमांड एक्सटेंड्स बाय MN. ये आपको ऐसे ही लिखना है. जब प्राइस PT से गिरता है तब डिमांड MN हो जाती है. दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस रिलेटिवली मोर देन चेंज इन प्राइस. इन दिस केस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी. इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज़्यादा है. लेस देन यूनिटरी और इन इलास्टिक डिमांड अब करते हैं. फिफ्थ हमारा है लेस देन यूनिटरी और इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक या फिर लेस देन यूनिटरी. सो ग्रेटर देन को हम इलास्टिक बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी को हम इन इलास्टिक बोलते हैं. और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक अलग चीज़ होती है. डिमांड लेस देन यूनिटरी elastic demand is one in which a given percentage change in price produces relatively less percentage change. मीन्स अगर प्राइस में 2 रुपये का चेंज आया तो डिमांड में 1 का चेंज आया होगा. when fall in price by 4% is accompanied by 2% extension in demand. जब प्राइस में 4% का चेंज आया तो डिमांड में 2% का चेंज आया. then elasticity of demand will be 2/4 to 1/2, that is less than unitary. so DD कर्व यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या करा है? यहाँ पर हम नॉर्मली डिमांड ऐसे बनाते हैं,
आई होप आपको नज़र आ रहा है। नॉर्मली डिमांड ऐसे बनाते हैं, मोर देन यूनिटरी में हमने ऐसे बनाई है, और लेस देन यूनिटरी में हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, थोड़ी सी सीधी एक तरीके से। पहले प्राइस और डिमांड हमारी इतनी थी, फिर हमारा प्राइस कम हुआ, डिमांड हमारी इतनी होगी, तो ये बड़ा है, ये कम है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे भी लेके जाएं तो ये यहीं पर आएगा, इतना ज़्यादा है ये। सो DD कर्व रिप्रेजेंट्स लेस देन यूनिटरी इलास्टिक कर्व। इट शोज दैट व्हेन प्राइस फॉल्स बाय PT, जब प्राइस PT से गिरा है तो डिमांड एक्सटेंड्स बाय MN से बढ़ी है। ये कितना कम, ये कितना ज़्यादा, ये कितना कम है। दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस रिलेटिवली लेस देन चेंज इन प्राइस। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। इसको हम क्या बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है। द अबव अकाउंट मेक्स इट क्लियर व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी एनीथिंग बिटवीन 0 और इन्फिनिटी। जो अबव अकाउंट है वो बहुत ही क्लियर है हमारे लिए कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कुछ भी हो सकती है 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो एक चीज़ हमें पता चलेगी, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। बच्चों को लगता है 0 to 1 होगी, बट 0 to इन्फिनिटी होती है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। सो वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिस्क्रिप्शन। जब ED 0 के इक्वल होती है हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। मीन्स चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे नो चेंज। ED लेस देन 1, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या फिर इन इलास्टिक, इसे हम इन इलास्टिक भी बोलते हैं। Percentage change in demand is less than percentage change in price. ED is equals to 1 unitary elastic demand. Percentage change in demand is equals to percentage, यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज की ही बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, मोर देन 1 यहाँ पे ये क्या है, इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED is equals to infinity, perfectly elastic demand. Little change in price causes an infinite change in demand. कोई कम चेंज आया है प्राइस में तो उसमें इन्फिनिट चेंज आया है डिमांड के अंदर, राइट। सो इस वाले टेबल को मैं एक बार फिर से रिपीट करके आपको बता देती हूँ। लाइक ED, एक सेकेंड। सो ED जब इक्वल होती है 0 के, हम उसे परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। इसका मतलब जब प्राइस में कोई चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी नहीं चेंज आता। ED लेस देन 1 का मतलब है जब प्राइस में कोई चेंज आता है तो क्वांटिटी में चेंज उसकी प्रोपोर्शनेटली कम आता है। ED इज इक्वल टू 0 है, जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में आता है उतना प्रोपोर्शनेट चेंज ED में आता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। ED मोर देन 1 का मतलब है जितना प्राइस में चेंज आता है उसके प्रोपोर्शनेटली क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज़्यादा आता है। ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है प्राइस में अगर माइनर से माइनर चेंज भी आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब हम करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यही टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो मेन टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, यही मेन टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। सो करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो वेदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी और ग्रेटर देन यूनिटी, चाहे फिर हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ये जो ED है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब होता है 1, या फिर ग्रेटर देन यूनिटी हो, या फिर ये 1 से बड़ा हो, या फिर ये लेस देन यूनिटी हो, या फिर ये यूनिटी से कम हो। सो ये 3 केसेस हम लेके चल रहे हैं मेजर्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इज़ नोन बाय इट्स मेजरमेंट, हम उसे उसके मेजरमेंट के थ्रू इन तीनों को पता लगाते हैं। ये 3 डिग्रीज हम मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, एक तो यूनिटरी, एक लेस देन यूनिटरी, एक मोर देन यूनिटरी, यानी इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो 5 मेथड्स हैं हमारे पास। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, रेवेन्यू मेथड। सो इन पांचों के पांचों मेथड्स के नाम याद करने के लिए आपको करना है TE, PR, पार, TE, PR, पार, टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, रेवेन्यू मेथड। सो आपको कैसे याद करना है? TE, PR, पार। सो ये आपको निमोनिक मैंने एक बता दिया, TE, PR, पार।
टोटल एक्सपेंडिचर, प्रोपोर्शनेट इलास्टिसिटी डिमांड, प्रोपोर्शनेट मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड आर से हमारा हो जाएगा रेवेन्यू मेथड। सो पीई पी आर, पार आपका याद हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पी आर से हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, पी से पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ए से हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड और आर से होगा हमारा रेवेन्यू मेथड। सो पीई पी आर पार। अब बात करते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की। सो लेट्स स्टार्ट विद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इवॉल्व्ड बाय डॉक्टर मार्शल। जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है ना इलास्टिसिटी को मेजर करने का, ये डॉक्टर मार्शल ने हमें दिया। किन्होंने दिया? डॉक्टर मार्शल ने हमें दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इन अकॉर्डेंस टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए इट इज़ असेंशियल टू नो हाउ मच एंड इन वट डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ चेंज्ड एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड में चेंज आने से डिमांड का कौन सी डायरेक्शन में गई है हमारी डिमांड, यानी ऊपर गई है कि नीचे गई है और कितनी गई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी तब होगी व्हेन ड्यू टू राइज इन फॉल, व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन प्राइस, जब प्राइस में कोई बढ़ावट हुई है गिरावट हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सो सी हियर, सी हियर, जब हमारा यहाँ पे वो बोल रहा है व्हेन ड्यू टू राइज और फॉल इन प्राइस, मान लो प्राइस हमारा पहले था 50 फिर हो गया 10, दूसरे केस में सॉरी 5 था फिर 10, यहाँ पर प्राइस था 30 फिर 20, ठीक है। जब ड्यू टू फॉल, यहाँ पे क्या है प्राइस गिरा है, यहाँ पे क्या है प्राइस बढ़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन, दैट इज व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन, यहाँ पे थे हम, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। मान लो पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी 10 फिर होगी 5, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड थी 20 फिर होगी 30। सो यहाँ पे ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 होगी, क्योंकि प्राइस में गिरावट भी आई है प्राइस में बढ़ावट भी आई है, लेकिन जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 50 था यहाँ पे 50 था वो सेम है, यहाँ पे 600 वो सेम है। सो आप ऐसे एग्जांपल बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस। जब प्राइस में फॉल आता है लाइक 50 से 20 गया, टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो मान लो बढ़ गया लाइक 100 से 120 हो गया। सो ये हमारा हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100 एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर गोज एंड टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर बढ़ गया एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस, जब प्राइस में राइज आता है इट गोज डाउन, दैट इज व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। इसका ये मतलब है जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मीन्स अगर यहाँ पर कांस्टेंट रहा है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट रहा है, यहाँ पर अगर प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, कौन सी डायरेक्शन में चलता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हमने बात करी ग्रेटर देन यूनिटी, ये हमने बात किसकी करी ग्रेटर देन यूनिटी, ईडी इज ग्रेटर देन यूनिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज डाउन। जब प्राइस में गिरावट आती है तब एक्सपेंडिचर भी गिर जाता है एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप। सो सिंपली अगर मैं एक टेबल बनाऊँ तो जब हमारी ईडी 1 की इक्वल होती है, जब हमारी ईडी मोर देन 1 होती है, जब हमारी ईडी लेस देन 1 होती है, अगर तो प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हुई, प्राइस कम हुआ
क्वांटिटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन की इतनी बात नहीं करते, हम यहाँ पे सिंपल कहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो अनचेंज होता है, प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम ही रहता है, ठीक है। वेयरएज यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर कम होता है, प्राइस कम होता है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। यहाँ पर बात करें तो जब प्राइस बढ़ता है एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, जब प्राइस कम होता है तब एक्सपेंडिचर भी कम होता है। सो इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको देकर चलूँ, लेस देन यूनिटी की, ईडी लेस देन यूनिटी की, व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस, जब प्राइस हमारा 10 से 5 हो गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी 20 से 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले था 200, फिर हो गया 75। सो जब प्राइस में गिरावट आई है एक्सपेंडिचर में भी गिरावट आई है, एंड उल्टा हो जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल आउटले या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल 1 एंड 2। तो टेबल 1 एंड 2 हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, इसे हम देखते हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर, ग्रेटर देन यूनिटी। जब ग्रेटर देन यूनिटी है, जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी, जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, जब यूनिटी है, जब प्राइस बढ़ेगा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, जब प्राइस कम होगा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। लेस देन यूनिटी, जब प्राइस बढ़ेगा तब एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा एक्सपेंडिचर भी कम होगा। सो ये आपको टेबल याद करना है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टेबल। जो मैंने आपको बनाया ना बिल्कुल वैसे ही है, बस इन्होंने 3 लाइंस खींच दी हैं यहाँ पर, एक ब्लॉक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दूसरे में प्राइस, तीसरे में टोटल एक्सपेंडिचर। हम बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, और इसमें 3 डिग्रीज हम पढ़ते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी। अब नेक्स्ट है टेबल 2 शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस में चेंज आने का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अब यहाँ पे हमने प्राइस में चेंज करा था टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, अब प्राइस का चेंज का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्या चेंज पड़ता है, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। पहले अब इतना करते हैं, 2 से तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 2 रुपये पे 4 की है तो टोटल 8 रुपये का खर्चा, 4 रुपये पे 2 की है तो 8 रुपये का खर्चा, 1 रुपये पे 8 करे तो 8 रुपये का खर्चा, 2 रुपये के 4 खरीदे तो 8 रुपये का खर्चा, 4 रुपये के 1 खरीदा तो 4 रुपये का खर्चा, 1 रुपये पे 10 खरीदे 10 रुपये का खर्चा, 2 पे 3 खरीदे 6 रुपये का खर्चा, 4 पे 2 खरीदे 8 रुपये का खर्चा, और 1 पे 4 खरीदे 4 रुपये का खर्चा। अब यहाँ पर देखो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो कि अगर हम अपनी प्राइस जो है हमारा कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा तब भी कांस्टेंट रह रहा है, वही चीज़, तो सेम टोटल एक्सपेंडिचर है, इट मीन्स यूनिटरी इलास्टिक है। फिर अगर हमारा फिर से प्राइस कम हो रहा है तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, इट मीन्स ये मोर देन यूनिटी होगा। लेस टोटल एक्सपेंडिचर, मोर टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर आगे देखो, जब हमारा फिर से प्राइस कम हो रहा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है, सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है, फिर हमारा कम हुआ है। सो ओवरऑल हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम ही हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, लेस देन यूनिटी, राइट। फिर भी इन द एंड वी विल अगेन डिस्कस दिस टेबल, क्योंकि इसमें इन्होंने 2 कंडीशंस बताई हैं, ये 2 हमने अभी तक एक ही पढ़ी है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमने ये नहीं पढ़ा कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा भी कम भी होगा। सो इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आते हैं, अबाउट टेबल सिग्निफाइज द फॉलोइंग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फर्स्ट पार्ट ऑफ टेबल 2 indicates that when the price of good is 2, total expenditure on it is 8, and when price rises to 4, it falls
फॉल्स टू ₹1 और फॉल्स टू ₹1 मीन्स अगर ₹4 या ₹1 पे आ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर तब भी हमारा सेम ही है. इन अदर वर्ड्स चेंज इन प्राइस हैज़ नो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर. जब प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर. नेक्स्ट है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक. सेकेंड पार्ट ऑफ टेबल 2 shows that when price of good is 2, total expenditure is 8. When price rises to 4, total expenditure comes down to from 8 to 4. And when price falls to 1, total expenditure goes up from 4 to 10. In other words, change in price result into change in total expenditure in opposite direction. So सही है. अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या है, हम यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ना कम होना की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या देखते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे एक चीज़ मार्क करनी है, इन वट डायरेक्शन, हाउ मच एंड इन वट डायरेक्शन. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब यूनिटी होती है, यूनिटी में सिंपली आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि जो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगी. क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ग्रेटर देन यूनिटी में क्या होगा? उल्टी चलेगी. क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. कौन सी डायरेक्शन होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन. और लेस देन यूनिटी में क्या होगी? सेम डायरेक्शन में चलेगी. किस डायरेक्शन में चलेगी? सेम डायरेक्शन में चलेगी. सो इस टेबल में फिर से समझ लेते हैं, जो चीज़ हमने छोड़ी थी वो करते हैं. अगर हमारा प्राइस बड़ा है तो हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है. उल्टी डायरेक्शन है तो ग्रेटर देन यूनिटी. जब हमारा प्राइस कम हुआ है तो हमारी डिमांड बड़ी है, फिर से उल्टी डायरेक्शन तो ग्रेटर देन यूनिटी. फिर जब हमारा प्राइस बड़ा है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बड़ा है, तो सेम डायरेक्शन लेस देन यूनिटी. जब हमारा प्राइस कम हुआ है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है, सेम डायरेक्शन तो लेस देन यूनिटी. सो वही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं. सेकेंड पार्ट में जो इन्होंने बताया, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप टू, in other words change in price result into change in total expenditure in opposite direction. जो चेंज इन प्राइस आता है उसका चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. किस डायरेक्शन में आएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में. और लेस देन यूनिटी में क्या है? थर्ड पार्ट ऑफ द टेबल 2 इंडिकेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड इज 2, total expenditure on it is 6. And when price rises to 4, total expenditure goes up to 8. And when price falls to 1, total expenditure comes down to 4. In other words, change in price leads to change in total expenditure in the same direction. So in the same direction, in the opposite direction, and there is no effect. So 3 cases हैं, no effect, opposite direction and same direction इनकी. सो आगे बढ़ते हैं. Figure 6 illustrate total outlay method of measuring price elasticity of demand. In this figure, total expenditure is shown on OX axis. जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है. मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बना के दिखाती हूँ. ये जो OX है यहाँ पर हमारा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. एंड लाइन TE, ये जो TE लाइन है हमारी. एंड उससे पहले आपको बता दूं कि जो प्राइस है ना वो OY के ऊपर दिखाया जा रहा है. और ये जो लाइन है TE रिप्रेजेंट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. ये पूरी लाइन टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे. ये पूरी लाइन आपको क्या शो कर रही है? टोटल एक्सपेंडिचर को, ये पूरी लाइन, राइट. फिर उसके बाद BC पार्ट ऑफ TE. BC ये जो है BC TE के पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ED1 को. इट पॉइंट्स आउट दैट व्हेन प्राइस इज OM, जब प्राइस हमारा OM है, जब प्राइस हमारा OM है, मान लो ये OM है, टोटल एक्सपेंडिचर इज MC. टोटल एक्सपेंडिचर हमारा MC था. और जब प्राइस राइजेस टू ON, और जब प्राइस हमारा ON हो गया, यहाँ पे ON लगा लो, ये ON हो गया, ये ON, ये ON, तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम. टोटल एक्सपेंडिचर तब भी हमारा NB यानी MC के इक्वल है. NB इज इक्वल्स टू MC. TB पार्ट ऑफ TE लाइन का रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन यूनिटी. ऊपर है ग्रेटर देन 1, नीचे है लेस देन 1, राइट. इट सिग्निफाइज व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ON टू OR. जब प्राइस हमारा
ON से OR जाता है यानी इतना बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम्स डाउन। ON से OR, पहले टोटल एक्सपेंडिचर इतना था फिर इतना हो गया, तो इतने से कम हो गया, इतने से कम हो गया हमारा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये कम हो गया एक्सपेंडिचर हमारा, और वही उल्टी यहाँ पर उल्टी चीज़ चलेगी, ठीक है। सो इट सिग्निफाइज व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ON टू OR, total expenditure comes down from NB to RA, that is it moves in the opposite direction। EC, यहाँ पर EC जो है ये पार्ट है हमारा TE का, line represents less than unitary elasticity of demand। It signifies that when price falls from OM to OP, जब OM से OP में आता है, जब प्राइस गिरता है तो हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो कम्स डाउन फ्रॉम MC टू PD, MC से PD पर आ गया, ठीक है। मीन्स जब ये कम हुआ है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हुई, शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, जब प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हुई, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। इट मूव्स द सेम डायरेक्शन। प्रोफेसर लेबेस्फिकी हैज़ मेड अस द फॉलोइंग फॉर्मूला टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का एक फॉर्मूला है, आप इसे लर्न भी कर सकते हो, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू टू लर्न इट, क्योंकि इसमें आगे चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आएंगे तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। सो आई होप यू कैन लीव दिस। नेक्स्ट हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमने 5 मेथड करे थे, TE टोटल एक्सपेंडिचर, PR प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, T से सॉरी इट वाज पार, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड रेवेन्यू मेथड। अब सेकेंड मेथड आता है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड को हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, उसको हम आउटलायर मेथड बोलते थे टोटल एक्सपेंडिचर को, और प्रोपोर्शनेट को हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं। द सेकंड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इसे हम प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं और परसेंटेज भी बोलते हैं, एज ऑलरेडी मेंशन्ड। एज पर द मेथड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज आया, मीन्स जितना, आप सिंपली परसेंटेज भी लिख सकते हो, जितना परसेंटेज चेंज आया है इन डिमांड, जितना भी डिमांड में चेंज आया है, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, मैं आपको जस्ट याद करने के लिए बता रही हूँ, जितना भी परसेंटेज चेंज डिमांड में आया है उसे हम डिवाइड कर देते हैं विद किसके साथ, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। सो जितना भी डिमांड में चेंज आया है उसे हम डिवाइड कर देते हैं विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ऊपर वाला फॉर्मूला मत करो, ये मत करो, यहाँ पे करो। सो मैं आपको यहाँ पे बना के ही दिखा देती हूँ एक बारी, सो दैट हमारी आंखों के सामने से एक भी चीज़ निकल जाएगी तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहेगी। सो सी, ED हमें पता है ऐसे लिखते हैं, और ED के आगे हमेशा ऐसे करके नेगेटिव का साइन लगाते हैं। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है उसे डिवाइड करेंगे हम इनिशियल डिमांड के साथ, फिर बड़ी फ्रैक्शन लगेगी चेंज इन प्राइस। सिंपली क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया है, प्राइस में क्या चेंज आया है, फिर यहाँ पे इनिशियल डिमांड, यहाँ पे इनिशियल प्राइस। इजी है ना। आपको कैसे याद रखना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन प्राइस, इनिशियल डिमांड, इनिशियल प्राइस, ऐसे आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगी, Q1 माइनस Q, इनिशियल डिमांड होगी Q, फिर चेंज इन प्राइस कैसे आएगा, P1 माइनस P, इनिशियल प्राइस कितना होगा P, फिर उसके बाद Q1 माइनस, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, ये चीज़ ना भी करते, ये वाला स्टेप अब छोड़ भी देते तो चलता। फिर Q डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, फिर ये आ जाता डेल्टा Q P डेल्टा P। सो ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आया है, डेरिवेशन इसकी ऐसे है कुछ। सिंपली आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी
डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। सो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है ईडी का, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न, और आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सो हियर इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड इज Q, Q1 is quantity change demand, P is initial price of the good, P1 is change price, and delta Q is Q1 minus Q, like change in demand, delta V is P1 minus P, like change in price. Delta here means change. Measurement of price elasticity of demand by proportional method is explained by this example. Supposing price of ice cream is 4, तो हम इसे सॉल्व ही करते हैं। सो मान लो आइसक्रीम का प्राइस है 4 rupees and quantity demanded is 1 unit of the ice cream. When price of the ice cream falls to 2, जब प्राइस 2 रह गया तो quantity extends to 4. Thus, so यहाँ पे हम elasticity of demand निकालेंगे। elasticity of demand का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू P डिवाइडेड बाय डेल्टा P। सो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया है? चेंज हमने लिखना है, चेंज आया है 3 का, इनिशियल था 1, इनिशियल था 4, चेंज आया है 2 का। सो दिस विल बी 6 आया है। इट मीन्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से बड़ी है, मीन्स सेम डायरेक्शन में जा रही है, इन्वर्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। ये तो टोटल एक्सपेंडिचर का केस है, हम इसमें ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी हमने इतना पता लगा लिया कि ये मोर देन 1 है। इट इम्प्लाइज 1% ऑफ चेंज इन प्राइस लीड्स टू 6%। जब 1% चेंज आता है प्राइस में, 6% चेंज आता है डिमांड में। इसका मतलब ये है कि अगर 1% चेंज आता है प्राइस में तो उसका 6% चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में। एज सच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। प्रोपोर्शनल मेथड इज यूज्ड व्हेन चेंज इन प्राइस एंड कॉन्जिक्यूटिव चेंज इन डिमांड आर वेरी स्मॉल। जब प्रोपोर्शनल मेथड कहाँ पे यूज होता है? जब चेंज इन प्राइस जो है वो कॉन्जिक्वेंटली काफ़ी कम होती है चेंज इन डिमांड की। सो ये चीज़ आपको रिवाइज फॉर्मूला आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दिस एरिया। द नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हमने करा टोटल एक्सपेंडिचर, जिसे हमने आउटले मेथड बोला, फिर हमने प्रोपोर्शनल या फिर परसेंटेज मेथड करा। अब हम कर रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो पॉइंट इलास्टिसिटी रेफर्स टू अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हमारी डिमांड कर्व कुछ इस तरीके की बनेगी। कैसे बनेगी? इस तरीके की, ऐसे। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ का मतलब है डिमांड का प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी पॉइंट में डिमांड कर्व के ऊपर, फिर चाहे वो यहाँ पर हो, फिर चाहे वो यहाँ पर हो, फिर चाहे वो यहाँ पर हो, राइट। अकॉर्डिंग टू लेफ्टविक, इलास्टिसिटी कंप्यूटेड एट अ सिंगल पॉइंट, elasticity computed at a single point on the curve for any infinity small change in price is point elasticity। इनका कहना है कि इलास्टिसिटी कंप्यूटेड एट सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व के ऊपर, कोई भी सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर हम इलास्टिसिटी को कंप्यूट कर रहे हैं फॉर एन इन्फिनिटी स्मॉल चेंज इन प्राइस, फिर चाहे प्राइस में 0 पॉइंट कुछ भी चेंज आया या फिर चाहे बहुत चेंज आ गया, उसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी बोलते हैं, राइट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन गिवन डिमांड कर्व। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगी। अकॉर्डिंगली प्राइस इलास्टिसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन डिमांड कर्व इज मेजर्ड सेपरेटली। और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, इस पूरी डिमांड कर्व के ऊपर डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी होती है, तो डिफरेंट पॉइंट्स की हम अलग से मेजर करते हैं। ये पहला होता है लीनियर डिमांड कर्व। नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉन लीनियर डिमांड कर्व। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 2 तरीके के हम कर्व्स करेंगे। एक करेंगे हम लीनियर डिमांड कर्व, एक करेंगे नॉन लीनियर डिमांड कर्व। सो फिगर 7 जो है MN, ये जो MN है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। ए पॉइंट के ऊपर जो डिमांड कर्व है एट पॉइंट ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी AN AM।
क्या होगी, AN एंड AM, AN AM। इन्होंने ऐसे लिखा है कि नीचे वाला एरिया AN हो गया और ऊपर AM। एंड द सेम कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मैथड। जो भी पीछे मैथड करके आए हैं उसे हम ऐसे शो कर सकते हैं, लाइक हमने करा था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय Q, P डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। ओके, सो जो प्राइस है, प्राइस हमारा क्या है, पॉइंट A के ऊपर इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस है हमारा OP, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी है, OQ, कितनी है, OQ। चेंज इन प्राइस हमारा कैसे आएगा, ऐसे PP1, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड Q1, Q है ना, लिख सकते हो इसे। सो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया, राइट। उसके आगे भी उन्होंने समझाया हुआ, ये हम लिखेंगे नहीं, जिसमें आपको समझा रही हूँ, अगर आपको समझ लगता है तो आप समझ सकते हो, बट हम इसे बेटर है कि इसे छोड़ ही दें हम। सो यू कैन लीव दिस, सिंपली आप लीनियर डिमांड कर्व का या डायग्राम बना दोगे, इसे एक्सप्लेन कर दोगे तो इट इज़ फाइन। सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे यहाँ पर शो करते हैं, इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में, AN AM। अब इन्होंने AN पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये डिमांड को टच कर रहा है, डिमांड वाली चीज़ पहले आती है, प्राइस वाली चीज़ बाद में आती है। जैसे हम चेंज में हमने करा था ना, क्वांटिटी प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। तो डिमांड पहले आती है, प्राइस बाद में आता है। इस वजह से जो पॉइंट डिमांड को जज कर रहा है वो पहले आया है AN, और जो AM प्राइस को जज कर रहा है वो बाद में आया है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर। उससे पहले यहाँ पर देखिए शॉर्ट में इन्होंने बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इज यूनिटी। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मिड पॉइंट के ऊपर डिमांड कर्व के, वो यूनिटी होता है। फिर चाहे वो यहाँ पर हो, मिड पॉइंट हमारा बीच में, वो यूनिटी होगा, यहाँ पर क्या होगा, यूनिटी होगा। एट द पॉइंट अबव द मिड पॉइंट इट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, एट द पॉइंट बिलो द मिड पॉइंट इट इज़ लेस देन यूनिटी। ठीक है, और ऊपर जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी होगा, ED से बड़ा होगा, नीचे ED से छोटा होगा। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट नॉन लीनियर डिमांड कर्व। सो व्हेन डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, जब हमारा डिमांड कर्व जो है वो नॉन लीनियर होता है, उस केस में क्या होता है, when the demand curve is non-linear, then to know the elasticity of demand, elasticity of demand निकालने के लिए at any point located on it a tangent is so drawn as to touch the point consequently। so linear demand curve में तो क्या होता है, लीनियर के केस में लीनियर डिमांड कर्व में ऐसे होता है, नॉन लीनियर के केस में ऐसे होता है। सो हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसके मिड पॉइंट पर, ऐसे करके, ऐसे करके हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। A tangent is so drawn as to touch this point. Consequently, this point will divide the tangent into two parts. ये टेंजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक दो। लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट इज देन डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। जो लोअर सेगमेंट है वो अपर सेगमेंट के द्वारा डिवाइड किया जाता है। द रिजल्टेंट डिविडेंड विल इंडिकेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यही पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट होती है। इन फिगर 9 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P ऑन डिमांड कर्व DD इज टू बी कैलकुलेटेड। पॉइंट P के ऊपर जो डिमांड कर्व DD डिमांड कर्व का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ टेंजेंट MN। हमने हमारे पास ऐसे था, ये DD के ऊपर P पॉइंट था, हमने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ करी MN नाम की एट पॉइंट P पॉइंट के ऊपर डिमांड कर्व एंड टेंजेंट MN
कोइंसाइड, आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, इकट्ठे एक के ऊपर ऐसे है, एंड देन देयर स्लोप इज इक्वल, और उनका जो स्लोप है वो इक्वल आ रहा है, कॉन्सिक्वेंटली एट पॉइंट पी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, अब इसकी इलास्टिसिटी कैसे, पी एन डिवाइडेड बाई पी एम। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड को जो पॉइंट टच करता है वो पहले आता है, फिर जो प्राइस को टच करता है वो बाद में आता है, और ये पॉइंट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगी, इसके ऊपर मोर देन 1, इसके नीचे लेस देन 1। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्क इलास्टिसिटी, द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। जो हमने पीछे मेथड करा था प्रोपोर्शनेट मेथड, उसमें हमने एक फॉर्मूला करा था जिसका डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास ये निकल के आया था, दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू चेंज इन प्राइस। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकल कर आया था। अब यहाँ पे उसी की ये बात करें कि जो प्रोपोर्शनल मेथड में ये फॉर्मूला निकल के आया है, टू measure elasticity of demand, given point on the demand curve is relevant if there is an infinity small changes in price quantity demanded, but if it changes are considerable then this formula will be little help। ये वहाँ पर यूज़ होगा ये वाला फॉर्मूला जहाँ पर इन्फिनाइट स्मॉल चेंजेस से प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क पड़ रहा है। फिगर 10 में, जो फिगर 10 है वो हमारी कुछ इस तरीके से है। कैसे है हमारी फिगर 10? इट इज़ लाइक दिस, ऐसे भी नहीं है प्रॉपरली, ये तो ऐसे वाली होगी ना, ये हमारी कुछ इस तरीके से है, ऐसे है ये, ऐसे, ये तो ऊपर वाली होगी, ये वाली होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए पर ऑन डिमांड कर्व डी के ऊपर, ये डी है मान लो, इज टू बी मेजर्ड ड्यू टू चेंज इन प्राइस टू सिचुएशंस दैट अराइज आर शोन बाय पॉइंट बी एंड सी। मान लो अगर चेंज आया, पहले प्राइस गिरा, फिर प्राइस और गिरा, बी और सी पर चेंज आया, एट पॉइंट बी द प्राइस फॉल्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट बी पर प्राइस जो है वो OP से OP1 पर आ गया, एंड पॉइंट सी पर इट फर्दर फॉल्स टू OP2। इन द फर्स्ट सिचुएशन डिमांड एक्सटेंड्स फ्रॉम OQ से OQ1 चलेगी एंड देन OQ2। इट इज़ ऑब्वियस दैट बाय प्रोपोर्शनल मेथड से टू डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी कंप्यूटेड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर दो डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कंप्यूट कर सकते हैं। वो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? प्रोपोर्शनल मेथड, टू डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी कंप्यूटेड एट पॉइंट ए, ये हम पढ़ेंगे। वन विल रिलेट टू पॉइंट बी, एक पॉइंट बी के साथ रिलेट करेगी एंड अदर पॉइंट सी के साथ रिलेट करेगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस आर्क मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ऐसी सर्कमस्टांसिस के ऊपर जो आर्क मेथड है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है। द स्ट्रेच बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड सी, दो पॉइंट्स के बीच में ए एंड सी के बीच में ये जो स्ट्रेच है, अंडर द सर्कम, ये जो स्ट्रेच है ऑन डिमांड कर्व डी इज कॉल्ड आर्क। ए और सी के बीच में ये जो है इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। जो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये जो लाइन है इसे हम आर्क बोलते हैं। एंड इन फिगर 10 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इस आर्क के ऊपर से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। वैटसन के अकॉर्डिंग आर्क इलास्टिसिटी इज द इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। आर्क इलास्टिसिटी का मतलब है आर्क के मिड पॉइंट के ऊपर, लाइक बी के ऊपर, डिमांड ऑफ एन आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व। मिड पॉइंट के ऊपर जो आर्क होती है वो डिमांड कर्व होती है। मिड पॉइंट के ऊपर जो आर्क होती है वो डिमांड कर्व होती है। सो हमारे केस में ये डिमांड कर्व है। इन द वर्ड्स ऑफ लेफ्टविच, इलास्टिसिटी ऑफ इज कंप्यूटेड बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी जो है वो टू सेपरेट पॉइंट्स के ऊपर की जाती है। द कंसेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। जो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे हम इस फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं करेंगे क्योंकि दिस विल बी वेरी मच। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। हियर ऑल्सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्जैक्टली द सेम दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी। ये भी इसका ही पार्ट है, इसको भी कट कर दो। अब यहाँ से अब देखते हैं। सो it is clear from the above instance that according to arc elasticity method, if the price of a good rises or falls in the same ratio, अगर कोई प्राइस, जैसे यहाँ पर ये प्राइस कम हुआ फिर कम हुआ, सो उस सेम रेशो में
कॉन्सिक्वेंटली डिमांड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड्स, तो डिमांड भी फिर बड़ी है इन्वर्सली, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल रिमेन द सेम, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सेम रहेगी। बट इफ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इज यूज, अगर हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड था ये वाला मेथड, ये वाला मेथड अगर हम ये यूज करते हैं, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंस्टेंस, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अबव इंस्टेंस में विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट आएगी। अब ये डिफरेंट क्यों आएगी, ये हमारा एक डाउट है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव, इट विल बी ग्रेटर देन यूनिटरी, ऊपर वाले पॉइंट में ये ग्रेटर देन यूनिटी होगी, एंड इन द सेकेंड इट विल बी लेस देन यूनिटी। इलास्टिसिटी मेथड therefore more realistic and dependable method than point elasticity method। सो अगर आपसे कोई पूछे कि point elasticity ज़्यादा बढ़िया है कि arc elasticity ज़्यादा बढ़िया है, सो arc elasticity ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा रिलायबल कौन है, राइट। नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड आता है, दैट इज़ रेवेन्यू मेथड। सो आर्क वाला हमने मेथड कर लिया, आर्क वाले मेथड के बाद हम करेंगे रेवेन्यू वाला मेथड। सो नाउ लेट्स कम टू रेवेन्यू मेथड। So fifth method of calculating price elasticity of demand is called revenue method. Sale proceeds that a firm obtained by selling its product is called its revenue। तो जो सेल करता है फर्म, जो सेल करती है, उससे जो प्रोडक्ट बेचने में जो पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू और इनकम प्रॉफिट डिफरेंट होता है, इनकम और प्रॉफिट सेम होता है। सपोजिंग बाय सेलिंग 10 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स अ फर्म गेट्स 50 रुपीज़, मान लो 10 यूनिट्स बेचने के बाद उसे 50 रुपीज़ मिले, देन दिस अमाउंट ऑफ 50 विल बी कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। इस 50 को हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जब ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड होगा, जितने पैसे मिले नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एक यूनिट कितने का बिका, एक यूनिट बिका 5 का, ये रेवेन्यू आ गया, या फिर ये प्राइस आ गया हमारा, will be called the total revenue of the firm when the total revenue is divided by the number of units sold as average revenue और price। तो इसे हम इस रेवेन्यू को क्या बोलेंगे, इसे हम एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे, इसे या फिर इसे प्राइस बोलेंगे, राइट। यूनिट इन द अबव केस 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5, दस एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस ऑफ द सिनोनिम्स। तो ये 5 क्या है, एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस आर synonymous term। addition made to the total revenue by the sale of one more unit, जो addition आई है टोटल रेवेन्यू में by the sale of one more unit, 10 यूनिट बेचे, मान लो एक और यूनिट आ गया, यानी कि 10 + 1 11 यूनिट हो गए। सेल ऑफ द वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। जितना रेवेन्यू अब होगा 50 प्लस जितना होगा वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। if by selling 11 units the cloth total revenue goes up to 54 हो गया, तो जितना 4 बढ़ा ना, 4 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। यहाँ पे जो 4 है ना, 4 इज द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द 11th मीटर और एडिशनल मीटर ऑफ द क्लोथ। एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। अब जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है ना, जिसे हम प्राइस कर्व बोलते हैं, वो डिमांड कर्व होती है हमारी रेवेन्यू मेथड में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू। जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है वो किसके साथ मेजर की जाती है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की मदद से, टोटल रेवेन्यू की मदद से नहीं कैलकुलेट करते हैं। एज द फॉलोइंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ईडी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एम। ईडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ए हमारा एवरेज रेवेन्यू, फिर नीचे हमारा एम जो है मार्जिनल रेवेन्यू। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कैसे है, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। सो डायग्रामेटिकल, अब इस केस में क्या होगा, 4 यहाँ पर हमारा, इट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द 11th मीटर ऑफ क्लोथ विल बी 4 रुपीज़। सो इस केस में हमारा एवरेज रेवेन्यू था, मान लो कितना था, 5 था। सो 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 दैट इज़ 5/1। सो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा 5। सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें, दिस फॉर्मूला इज गिवन इन फिगर 11। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है। रेवेन्यू हैज़ बिन शोन ऑन OX, जो रेवेन्यू है वो OY के ऊपर है रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू को हम यहाँ पे प्राइस भी बोल सकते हैं, हमारा OY के ऊपर है, एंड क्वांटिटी जो है वो OX के ऊपर है। एज ऑलवेज AB इज एवरेज रेवेन्यू, जो AB है ये एवरेज रेवेन्यू है, डिमांड कर्व और डिमांड कर्व, ये एवरेज रेवेन्यू भी है, लाइक एवरेज रेवेन्यू भी है और डिमांड कर्व भी है। एंड AN इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। सो इस डायग्राम से बेटर हम एक खुद डायग्राम बनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मैं समझाती हूँ इस डायग्राम में क्या बताया गया
यहाँ पर जो ए बी है ये एवरेज रेवेन्यू या फिर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो कर रहा है। ए एन जो है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है और पॉइंट पी के ऊपर हम इलास्टिसिटी देख रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा पी बी डिवाइडेड बाय पी ए, यानी लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने शो करी हुई है। आई होप यू गॉट दिस। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ना एक इस पॉइंट में हमने डाउट मार्क करा था कि इट इज़ ऑब्वियस दैट प्रपोर्शनेट मेथड्स के साथ टू डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी कंप्यूटेड एट पॉइंट ए। अब प्रपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या था? उसमें था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्रपोर्शनेट क्वांटिटी डिमांडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। अब पॉइंट ए के ऊपर इनिशियल पॉइंट ए के ऊपर आप कैसे निकाल सकते हो? पहले आप चेंज निकालो बी के हिसाब से, फिर आप चेंज निकालो सी के हिसाब से, तो दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएंगी। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इस लाइन की, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था दैट ये जो हमारा मेथड है इसमें हम डायग्राम फिर से बनाएंगे। डायग्राम फिर से बनाने के लिए सिंपल सी मैं आपको रफ में बना के एक बार दिखा देती हूँ सो दैट आप समझ सकते हो। जो हमारा रेवेन्यू मेथड है उसमें हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं। एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस है और यही हमारा डिमांड कर्व है। तो ये है वैसे एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस ओरिजिन, उसके बाद ये आ गया हमारा नीचे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, इधर हमारा रेवेन्यू आएगा। ये आ गया हमारा जो ए बी है, दिस इज अवर डिमांड कर्व, हमारा डिमांड कर्व है और इसी को हमारा एवरेज रेवेन्यू या फिर प्राइस बोल सकते हो। और ये हमारा एम आर है और इस पॉइंट के ऊपर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी एट पॉइंट पी। ओके, और लास्ट लाइन यही है कि इफ़ बाय यूज द अबव मेथड वैल्यू ऑफ ईडी इज़ 1, अगर वैल्यू ऑफ ईडी जो है वो 1 है, इट मीन्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। इफ मोर देन 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। इफ लेस देन 1 देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ईडी मोर देन 1 होगी इस पॉइंट के, और इस पॉइंट के नीचे ईडी लेस देन 1 होगी और यहाँ पर ईडी इज इक्वल्स टू 1 होगी, मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू यूनिटरी। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्विकली रिवाइज करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड को एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। बस इतना ही करना था हमें इन दो चैप्टर्स में से।